लोगों ने ये देखा कि आपके फर्स्ट पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स हैं जो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं, जो आपके वस्त्र निर्माण और उनकी केयर से संबंधित है। तो अभी उससे आगे बढ़ते हैं और आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो वस्त्र निर्माण के सिद्धांत से संबंधित है उसके बारे में बात करने की बात अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसकी आवश्यकता और उसकी उपयोगिता, इन 2 पॉइंट्स पर पहले विचार करते हैं, उसके बाद ही हम किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कोई कार्य हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम उसमें अपना समय, श्रम, धन, इन सब चीज़ों को व्यय नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो वस्त्र है, इसके भी निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में धीरे धीरे मानव के आविर्भाव के साथ ही आगे बढ़ती हुई आज इस स्तर पर आ पहुंची है कि अब इससे आगे इसका चरम कुछ और भी कल्पना नहीं किया जा सकता। अर्थात वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया अपने चरम पर आज पहुंच चुकी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब हम उसके बारे में हमें अध्ययन करना है तो हमें तो प्रारंभ से जानकारी लेना आवश्यक है कि भाई अगर वस्त्र हमारे पूर्वजों के द्वारा उपयोग किया जाता था तो उसके पीछे ऐसा कौन सा रीज़न था जिसके लिए वस्त्रों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री के बारे में अगर एजुकेशन लेना स्टार्ट किया तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर फला घटना घटी थी तो इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो ठीक उसी प्रकार अगर वस्त्र निर्माण में भी अगर क्रांति आई है तो आखिर इसके पीछे इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, आखिर क्यों हम वस्त्र के पीछे इस तरीके से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को क्रिएट करके बैठे हुए हैं और उसमें हमने बहुत सारे स्कोप क्रिएट किए, क्यों, उसका रीजन क्या था। तो उसका रीजन देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि वस्त्र के निर्माण की जो प्राथमिक आवश्यकता थी वो थी शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया कि वस्त्र जो है वो हमारे शरीर को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों में, या जैसे देखिए कि जितनी भी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, बारिश का होना, धूप होना या ठंड लगना, इन सब चीज़ों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो हैं वो हमें प्रकृति से समायोजन करना सिखाते हैं। पहले के समय में सोचिए क्या स्थिति रही होगी जब वस्त्र नहीं हुआ करते थे और लोग जो हैं वो पेड़ों की छालों और पत्तियों के बीच में अगर रहते थे तो आप सोचिए जो कड़ाके की ठंड पड़ती थी उनसे जो है वो जो लोग यंग हुआ करते थे वो तो बच जाते रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे या जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ता रहा होगा और उन लोगों को समस्याएं होती रही होंगी। लेकिन जब से वस्त्र का आविर्भाव हुआ, जब से वस्त्र हमारी पृथ्वी पर आ गया, इन्वेंट हो गया, तब से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो गया। वस्त्र पर्यावरणीय परिस्थितियों में शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए वस्त्र का उपयोग प्रारंभ हुआ होगा। पहला रीजन क्लियर हो गया। दूसरी बात हम करते हैं शरीर की गोपनीयता को बनाए रखना। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारा समाज सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखता है। तो हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता क्या कहती है कि जो मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष के बीच का जो फर्क है उसको भी सब ऐसे ही समाज में ओपन करके अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसे अच्छा नहीं कहा जाता है। तो लैंगिक जो भिन्नता है या जो आंतरिक आपकी शारीरिक जो बनावट है उसमें जो है गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए भी वस्त्र का निर्माण प्रारंभ हुआ होगा। तीसरी बात, शरीर की सजावट। आप सभी जानते हैं कि वस्त्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा
किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को उस व्यक्ति के आचरण से बहुत अलग दिखाया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए, अब कोई भी है और अगर उसकी आंतरिक संरचना, उसके पैर में दाग धब्बे हैं, शरीर के अंदर कुछ जैसे कि निशान है या कुछ भी ऐसा है, लेकिन ऊपर से अगर वो अच्छे तरीके से वस्त्र पहन करके और किसी के समक्ष जाता है तो किसी को भी उससे घृणा नहीं होती, या कोई भी उसके कमियों पर टिप्पणी नहीं कर पाता है। तो ऊपर से उसने उस व्यक्ति को क्या कर दिया, परफेक्ट बना दिया। आप वैसे भी देखिए, किसी के अंदर कमी हो या ना हो, आयोजनों के अनुसार आपके साज सज्जा, आपके लुक को चेंज कौन करता है? आपका कपड़े, आपके जो कपड़े हैं वो चेंज करते हैं। अब किसी के घर में बर्थडे पार्टी है और आप सीधा जो है वो घर का कॉटन सूट कपड़ा पहन के चल दें तो आपका लुक कैसा दिखेगा। लेकिन वहीं पर आयोजन के अनुसार आपने अच्छी क्वालिटी के और खूबसूरत कपड़े का अगर चुनाव किया है पहनने के लिए, तो वहाँ पर आपका लुक अलग हो जाएगा। यानी कि जो सामाजिक परिवेश में आयोजनों के अनुसार व्यक्ति जिस प्रकार के कपड़ों को धारण करता है, वह समाज में उसकी स्थिति को उसी स्वरूप में क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सब ये अगला पॉइंट भी यही कह रहा है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा के लिए कई बार आपके कपड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर आप बहुत अच्छी प्रकार से वेल मेंटेन हैं तो समाज कभी भी आपके आंतरिक परिस्थिति की परख नहीं कर सकता है। लेकिन आपके पास चाहे कितना भी संपत्ति भरी हुई हो, आप फटा पुराना कुचला हुआ कपड़ा अगर पहन करके समाज में निकलते हैं तो हर कोई यही कहेगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है। भले ही आप सोने की भस्म खा रहे हो, एक मुहावरा है कि आप भोजन बहुत अच्छा ले रहे हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपका पहनावा समुचित नहीं है, वह सुंदर नहीं है, वह सामाजिक परिवेश के अनुकूल नहीं है, तो कोई भी आपको समृद्ध नहीं कह सकता। तो ऐसे में वस्त्र आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके शारीरिक सजावट दोनों की प्रतिपूर्ति करती है और आपको समाज में एक अच्छे स्तर पर ले जाने के पीछे वस्त्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। विशिष्ट पहचान प्रदान करना, अब जैसे देखिए दुल्हन हम कैसे पहचान पाते हैं, उसके विशिष्ट पहनावे की वजह से पहचान पाते हैं। डॉक्टर की एप्रन उनकी विशिष्टता की पहचान कराती है। पुलिस प्रशासन के वस्त्र से ही, उनकी वर्दी से ही हम पहचानते हैं कि फला व्यक्ति किस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। वकील का काला कोट जो हमें बताता है कि वो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि है। वैसे ही आप देखेंगे कि नेता लोगों के जो सफ़ेद पोश कपड़े हैं, पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता सदरी जो भी है, हम पहचान लेते हैं कि ये जो हैं ये किसी प्रशासनिक जो आपके राजनेता हैं, राजनीतिक परिवेश से यह व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो मतलब यह है कि ये वस्त्र ही है जो हमें बताता है कि व्यक्ति किस प्रोफेशन से संबंधित है या किस प्रकार के समाज से, कैसी विचारधारा से यह संबंधित है। तो वस्त्र हमें क्या करता है, हमें हमारे परिवेश से जोड़ता है, हमारी एक अलग पहचान बताता है, उससे हमें जोड़ता है। अब अन्य दैनिक उपयोगों की बात करें तो मानव जीवन कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको सब जगह कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? भाई अभी आप जिस बिस्तर पर बैठ करके और मेरी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर कपड़े की चादर ही तो पड़ी है, या फिर आप जिस सोफे पे बैठ के या जिस टेबल पे आप बैठ करके और पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर आपने टेबल क्लॉथ भी कपड़े का ही डाल रखा है, कुर्सी पर कुशन भी आपने कपड़े का बना रखा है, आपके घर के पर्दे भी कपड़े से ही बने हुए हैं। बाकी जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं, आपको सामान लाने के लिए जो झोला थैला की ज़रूरत है, ये सब भी कपड़े से ही बना हुआ है। तो कहीं न कहीं सूत, रेशा, धागा, वस्त्र, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे दैनिक जीवन का एक ऐसा अंग है जिनसे हम एक मिनट के लिए भी दूर नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे जो हमारी आवश्यक क्रियाएं हैं उन सभी में वस्त्र हमारा सहयोगी है। तो इन्हीं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वस्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसने हमारे जीवन को क्या बना दिया है, बहुत ही आसान सा कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सामान लाना है, आपको कपड़ा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है,
तो आप किस चीज़ में लेके आएंगे? भाई कपड़ा है, उसका झोला बना हुआ है, आप उसमें ले आए। आप देखिए, आप इसका प्रयोग और भी प्रक्रियाओं में हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि सर्दी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के वूलन्स बन रहे हैं, अभी बरसात से बनने के लिए आपका रेनकोट बन रहा है। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी एक विशेष प्रकार के कपड़े का आविष्कार हुआ, जिससे उनका सूट बन रहा है। तो जैसी आवश्यकता उस प्रकार का इन्वेंशन, और उसी प्रकार से पूरी सोसाइटी, पूरा समाज जो है हमारा, वो कदम कदम पर जुड़ा हुआ है। कहीं भी आप नजर उठा करके देख लीजिए तो हर स्थान पर आपको कपड़े की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि ये जो कपड़े की यात्रा है वो एक धागे से लेकर के, ठीक है, और आज हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति का द्योतक तक पहुंची है। और इतना सारा जो चेंज आया है, इतनी सारी जो चीजें हुई हैं, वो किस पर आधारित है? वो आवश्यकता पर आधारित है। जैसी जैसी आवश्यकता होती गई उस प्रकार से कपड़े की बनावट में, कपड़े के निर्माण में परिवर्तन हुआ। अलग अलग वैरायटी की वस्त्र क्वालिटीज को इन्वेंट किया गया, खोजा गया, और फिर हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के द्वारा की जा रही है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने ये बात इसलिए बताई कि हम पहले ये तो जान लें कि वस्त्र की उपयोगिता हमारी लाइफ में क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वस्त्र किन किन पैटर्न से बनता है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो वस्त्र निर्माण के बारे में पूछा गया है या बताया गया है, वो यह पूछा गया है कि कौन कौन से पैटर्न के द्वारा वस्त्रों का निर्माण होता है। यहाँ पर सिद्धांत का मतलब पैटर्न से है कि कौन कौन सी पद्धतियों के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वस्तु का निर्माण कौन कौन सी पद्धतियों के द्वारा होता है। देखिए, वस्त्र निर्माण की पद्धतियों की बात करें तो ये कुछ पद्धतियां हैं जो आपके अंडर सिलेबस हैं, जिसके बारे में आपको जानना है। पहली विधि है या पद्धति है आपकी फेल्टिंग। फेल्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है। फेल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपका फर का कपड़ा जैसे होता है, और जब आप कोई टेडी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, टॉवेल आप देखिए अपनी, ये फेल्टिंग के माध्यम से बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि रेशों को जो है वो बाकायदा बैठा करके ताप के प्रभाव से जमा दिया जाता है, तो उसे ही फेल्टिंग कहा जाता है। एक तो ये पद्धति है आपकी, और वो कैसे की जाती है वो आपको समझना है कि उसकी प्रक्रिया क्या है। दूसरी है निटिंग, यानी कि बुनाई। अब बुनाई आप सभी को पता है कि जितने भी वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो बुनाई के माध्यम से बनते हैं। एक धागे को दूसरे धागे के बीच फंसा करके फंदों का निर्माण, और फिर उनको जो जैसे कि घर में मम्मी लोग वो बनाती है ना, क्या बोलते हैं, धागे से स्वेटर बुनती हैं, मोजा, टोपी, सलवार, पुलोवर, फ्रॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बनाती हैं वो बुनाई के माध्यम से ही बनाती हैं। तो जो गर्म कपड़े होते हैं वो बुनाई के माध्यम से बनते हैं। इसके बारे में हमें देखना है। बुनाई भी बहुत प्रकार की होती है, फेल्टिंग भी कई तरह की होती है, बुनाई भी कई प्रकार की होती है। ब्रेड्स तथा लेड्स, इसमें क्या होता है कि 3 धागों को एक साथ मिलकर के लपेट करके बुन लिया जाता है, इसे ही कहा जाता है ब्रेड्स तथा लेस बनाना। बिना बुने वस्त्र, बिना बुने वस्त्र का मतलब ये है कि आज के समय में इस टेक्निक का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसमें होता ये है कि जो ऊन है या नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, इन सभी में इस प्रक्रिया को किया जाता है। जैसे देखिए उसमें होता क्या है ना कि रेशों को साफ करके जो वेब की विधियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, उसके बाद उसकी बॉन्डिंग की जाती है। वेब के ऊपर पाउडर या तरल रूप में चिपकने वाला एक पदार्थ होता है, उसको लगा दिया जाता है, और फिर उसे सुखा करके उसकी परिसज्जा की जाती है। इसे ही हम बिना बुने वस्त्रों की कैटेगरी में रखते हैं। अगला है आपका बुनाई। बुनाई के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जितने भी वस्त्र हैं उसमें से मैक्सिमम का निर्माण बुनाई के द्वारा ही हम देखते हैं। आप देखिए जो आपके पर्दे हैं, जो आपकी चादरें हैं या साड़ियाँ हैं, ये सारे जो हैं ये हथकरघा माध्यम से या लूम से जो बनता है उसे ही बुनाई कहा जाता है। अब ये
कैसे होता है, लूम के द्वारा बुनाई कैसी होती है और हथकरघे से बुनाई कैसी होती है, इस टेक्निक को आपको इस चैप्टर में समझना है। इन 5 पॉइंट्स पर हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि औरों को भी क्लास से कुछ फायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।